नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का कैरियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 16 महाजनपद और 16 प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए, उसकी राजनीति को समझने के लिए 16 महाजनपदों को जानना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए आज की क्लास हम लोग को 16 महाजनपद पे रहेगी और आगे की राजनीति कैसे बढ़ी इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो 16 महाजनपदों में हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो 8 समय के जनपद थे: काशी, कोसल, मल्ल, वत्स, चेदी, कुरु, पंचाल और सुरसेन। आगे बिहार के जो 3 महाजनपद थे: अंग, मगध, वज्जी और यहाँ पे मत्स्य राजस्थान साइड का है, अवंती मध्य प्रदेश, अस्मक ये एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद था, अस्मक जो गोदावरी नदी के किनारे था। उसके बाद हम लोग भारत से बाहर के 2 महाजनपदों को देखेंगे, कंबोज और गंधार। तो इस प्रकार से हम लोग आज की क्लास में महाजनपदों पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी आगे प्राचीन भारत के इतिहास में पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, जिसमें से महाजनपद हम लोग देख चुके होंगे। मगध का उत्कर्ष देखेंगे और मगध का साम्राज्य का जो 544 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, जिसमें 3 वंशों ने प्रमुख रूप से शासन किया: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। आगे भारत इसी समय भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसमें ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण। अब सिकंदर के आक्रमण को ही रोकने के लिए मौर्य साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनको चाणक्य तैयार करते हैं सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए। तो इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और ये मौर्य साम्राज्य 185 ईसा पूर्व तक चला, जिसमें बिंदुसार, महान अशोक और अशोक के उत्तराधिकारियों ने शासन किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में चलेंगे तो देशी शासक और विदेशी शासक देखेंगे, जिसमें से देशी शासक में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, इन चारों वंशों को देखेंगे। और विदेशी शासकों में इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण। तो ये सारे हम लोग के प्राचीन भारत के इतिहास के पार्ट 2 में हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और उसमें संगम काल को देखेंगे। तो इसमें हम लोग के क्या होगा, पार्ट 2 तक आते आते सारे प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग का कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे मध्यकालीन भारत में, जिसमें हम लोग अरब आक्रमण देखेंगे। तो वहां से मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग आज 16 महाजनपदों को देखेंगे। और इससे पहले आप लोग को बता दें कि पिछले प्राचीन भारत के इतिहास में हमने 8 क्लासेस ले लिए हैं। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, इस पे पाषाण काल पे हमने क्लास ली हुई है। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन 8 टॉपिकों पे हमने क्लास पहले ले ली हुई है। वहां से आप लोग जाके प्लेलिस्ट से इस क्लासेस को देख सकते हैं। और इन 8 टॉपिक से हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं 2 पार्टों में, तो उसको भी देख सकते हैं। यानी टोटल 10 वीडियो है प्राचीन भारत के इतिहास के पार्ट 1 में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के पार्ट 2 में, जिनमें इन सारे वंशजों को, इन सारे राजनीतिक घटनाओं को देखेंगे। तो चलिए यहीं से अपने शुरू करते हैं 16 महाजनपदों के इतिहास को और समझते हैं कि क्या है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व में आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण के से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। तो उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता हम लोगों ने पढ़ी, तो वहां पे आर्य जातियों की क्या है, परस्पर प्रभुत्व था। उसके बाद इनके विलीनीकरण के बाद उस ग्रामीण सभ्यता थी। अब इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण, पहली नगरीकरण कौन था, हिंदू सभ्यता थी यानी शहरी सभ्यता थी वो। अब दूसरी बार यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को शहरीकरण। और तो इसमें जातियों के परस्पर विलीनीकरण, जो सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी, उसके विलीनीकरण के बाद जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। अब क्यों महाजनपद बने, इससे आगे की हिस्ट्री। महाजनपदों को ने अब ईसा पूर्व 6ठी सदी में राज्य विस्तार किया। इसके साथ ही कला, कौशल, अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का
चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष सामने आया। यही कारण है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। तो ये जो भारत की राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ होती है, इसको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है और यहीं से कंटिन्यूटी आप लोग को देखने को मिलेगी। उधर वैदिक सभ्यता में हम लोग ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल देखे तो उसमें उससे पहले सिंधु सभ्यता देखे थे। तो ये सब सारी सभ्यताएं और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यूटी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से कंटिन्यूटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो यहाँ से कुछ इतिहास, कुछ स्रोत, सब चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, इन सब सारी चीजों से हम लोग को जानकारियां 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को मिलती है। तो 6ठी शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगा। तो जो कृषि में लोहे का जो प्रयोग होने लगा, उसमें उससे क्या हुआ कि कृषि में उत्पादन ज्यादा होने लगा, उससे अधिशेष बचने लगा और अधिशेष से राजा वहां के जो प्रभुत्व उन्होंने अधिशेष को ग्रहण किया और राजस्व के रूप में लिया और उससे अपने सैनिक बल इकट्ठा किया और उससे अपने क्षेत्र के, अपने कुल के रक्षा के लिए शक्ति बढ़ाई अपनी। इसी प्रकार ऐसे ही करते करते महाजनपदों का निर्माण हुआ। इसमें हम लोग देखेंगे कि पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक के कारण अतिरिक्त उपज होने लगा तथा आर्थिक परिवर्तन हुई, जिसके कारण व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला। लोहे के हथियार के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। तो लोहे से जो हथियार, ताला, भाला, तलवार, भाला, ये सब बनने लगे, तो इनसे में जो क्षत्रिय वर्ग था, जो लड़ाका वर्ग था, इनके जो शक्ति में वृद्धि हुई। इन परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी। तो ऋग्वैदिक और जनजीवन था, इनमें दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावनाओं के जागृत होने से नगरों का निर्माण हुआ। और यहाँ पे यहीं से क्षेत्रीय भावनाओं का क्या हुआ, इसी के कारण नगरों का निर्माण होने लगा। परिणाम तो उत्तर वैदिक काल के जनपद, जो उत्तर वैदिक काल में जनपद थे, वो महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं द्वितीय नगरीय क्रांति हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता के काल में हुआ था। तो पहली नगरीय क्रांति कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यानी 600 BC में द्वितीय नगरीय क्रांति संपन्न हुई और प्रथम नगरीय क्रांति युगीन, तो उस समय प्रथम सिंधु सभ्यता के समय कांस्य युगीन यानी रजत जो होता है उसमें उस प्रयोग में लाया जाता था। वहीं द्वितीय नगरीय क्रांति, जब द्वितीय नगरीय क्रांति हुई तो ये गंगा घाटी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के इधर साइड में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये गंगा घाटी क्षेत्र, ये पूरा उत्तर प्रदेश। यहाँ से गंगा घाटी क्षेत्र में क्या हुआ कि यहाँ पे लोहे का प्रयोग होने लगा, मध्यवर्ती इलाके में संपन्न हुई। द्वितीय नगरीय क्रांति का कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में प्रयोग, कृषि क्षेत्र में लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा। जो हल थे, हल के फाल लोहे के बनने लगे, जिससे गहरी खुदाई होने लगी मिट्टी में, और मिट्टी की गहरी खुदाई से उसमें जो अनाज की उपज थी और ज्यादा होने लगी। इससे से यहाँ पे द्वितीय नगरीय क्रांति और अधिशेष प्राप्त होने लगा। इससे व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला, शिल्पी वर्ग का उत्कर्ष हुआ। तो इसमें यहाँ पे लोहे के बड़े पैमाने पर प्रयोग के कारण खेतों की गहरी जुताई संभव हुई, इससे खेतों की उत्पादकता बढ़ी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर अधिशेष उत्पन्न प्रारंभ हो गया। अधिशेष से शिल्पी वर्ग का विकास हुआ, शिल्पों से व्यापार का विकास हुआ, व्यापार ने ही नगरों को जन्म दिया। तो यहाँ पे जहाँ पे शिल्पी वर्ग आ जाएगा, व्यापारी वर्ग आ जाएगा, तो वहां पे नगरों का विकास हो जाएगा। आप लोग वर्तमान समय में ही देख सकते हैं कि जो महानगर है वहां पे व्यापार ज्यादा होता है, तो इसी प्रकार से वहां ये नगरों में कन्वर्ट हो गए। आगे महाजनपदों की कुल संख्या, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उस समय महाजनपदों की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद जो बने थे वहां उनकी संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय या महावस्तु से तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से पता चलता है। तो बौद्ध ग्रंथ का एक अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ का एक भगवती सूत्र। इससे 16 महाजनपदों की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि 16 महाजनपदों के किससे जानकारी मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। इसमें मगध, कौशल,
वत्स, अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैप, यहाँ पे ये जो मगध है, ये मगध देख सकते हैं, ये मगध, मगध, काशी, कौशल, ये सब क्या थे? अंग। ये सब उस समय के सबसे शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो अब इसमें जो अस्मक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अस्मक ये है, ये अस्मक जो है ये केवल एक ही दक्षिण भारत में महाजनपद था जो कि ये गोदावरी नदी आप लोग देख रहे हैं इसी के तट पे स्थित था और इसके आसपास के इलाके अस्मक के क्षेत्र में आते थे। यहाँ पे 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्र जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक कहने का मतलब है कि यहाँ पे जनता के द्वारा राजा चुना जाता था और राजतंत्रात्मक में क्या होता है, राजा का पुत्र राजा यानी उस राजकुमार को ही राज्याभिषेक किया जाता था। और यहाँ पे उस समय वज्जी और मल्ल, केवल ये मल्ल आप लोग देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के में है, ये मल्ल उत्तर प्रदेश में, ये कुशीनगर का क्षेत्र है मल्ल। और यहाँ पे वज्जी ये जो देख रहे हैं बिहार में वैशाली के साइड, तो ये उस समय के 2 गणराज्य थे जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। महापरिनिर्वाण सूक्त में 6 महानगरों में की सूचना मिलती है। तो यहाँ पे महापरिनिर्वाण सूक्त में 6 महानगरों की सूचना मिलती है और वो 6 महानगर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये काशी है, काशी, वज्जी, अंग, कौशल, पंचाल, ये सब क्या है, ये उस समय के जो चंपा है, राजगिरी है, श्रावस्ती है, काशी है, कौशाम्बी तथा साकेत, ये सब उस समय के महापरिनिर्वाण सूक्त में इन 6 महानगरों की सूचना मिलती है। इस काल में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया। तो इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बाकी अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये आप लोग नेक्स्ट है। अब यहाँ पे जो 16 महाजनपद है, अब उनको हम लोग बारी बारी से एक एक महाजनपदों को देखते हैं। अंग महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे पूर्व में तथा अंग महाजनपद बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिला इसी महाजनपद के अंतर्गत आता है। अंग की राजधानी चंपा थी। तो ये जो येलो से हाईलाइटेड देख रहे हैं आप लोग, ये है अंग महाजनपद। ये सबसे पूर्व में स्थित था और ये बिहार के कहाँ पे है, मुंगेर जिला, भागलपुर और मुंगेर जिला इसी महाजनपद के अंतर्गत आता है। और जो और भागलपुर जिला है, तो अंग की राजधानी चंपा थी। इस वाले मैप में आप लोग को सही से अंग दिख रहा होगा, ये अंग यहाँ पे था। तो ये इसकी अंग के ये अंग महाजनपद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मुंगेर और भागलपुर का जिला, ये भागलपुर देख रहे हैं, ये भागलपुर और ये मुंगेर, ये बिहार का मैप है और यही इसी साइड में यहाँ पे अंग महाजनपद था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे अंग महाजनपद को देखा। आगे ये सबसे पूर्वी जनपद महाजनपदों में से एक जनपद था जो सबसे पूर्व में था। इसके बाद अब आएगा मगध जहां महाजनपद, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मगध। इसके बाद मगध महाजनपद सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद। वर्तमान बिहार राज्य के लगभग बीच से गंगा नदी होकर, तो गंगा नदी जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये गंगा नदी जा रही है यहाँ प्रयागराज में आके, यमुना नदी यहाँ से यहाँ पे प्रयागराज में संगम गंगा नदी में मिल जाती है, तो यहाँ पे संगम होता है। उसके बाद आगे ये गंगा नदी आगे बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी गिर जाती है। तो यही बिहार के बीचों बीच, यहाँ से कह बिहार बीचों लगभग बीच से गंगा नदी के दक्षिण ओर मगध जनपद था। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था।
इन सब सारे शासकों को हम लोग अभी पढ़ेंगे। बिंबिसार था। उसके बाद मगध राज साम्राज्य के हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर पाटलिपुत्र की स्थापना की। जो आज वर्तमान में पटना है, वो उसको उदयन ने उसको बनाकर सोन नदी के संगम पर एक किला बना हुआ है, वहीं पे पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और मगध साम्राज्य की राजधानी जो राजगिरी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। पाटलिपुत्र को ही वर्तमान में पटना नाम से जाना जाता है। तो ये मगध महाजनपद, इसके बारे में सारी डिटेल्स हमने दे दी। यहाँ से प्रश्न पूछता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे मगध जनपद है, ये इसकी राजगिरी राजधानी थी। और आगे चल के उदयन क्या करता है, इसकी राजधानी को सोन नदी के तट पे एक किला बनवाकर वहां पे पटना यानी पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और पटना अपने यहाँ पे मगध की राजधानी को हस्तांतरित करता है। तो ये मगध महाजनपद की हिस्ट्री थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके ही बिहार में ही वज्जी महाजनपद था। वज्जी वर्तमान बिहार में गंगा नदी के उत्तर में वज्जी महाजनपद था। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैप में, ये वज्जी है। वज्जी महासंघ की राजधानी क्या है, वैशाली। इस वाले मैप में आप लोग को अच्छे से दिख रहा है, ये वैशाली, वज्जी का वैशाली राजधानी थी। और उस समय ये वज्जी दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। तो वज्जी में क्या था, गणतांत्रिक व्यवस्था थी। यानी कि वज्जी महाजनपद कई छोटे छोटे गणराज्यों एक संघ था, जिनमें लिच्छवी सबसे प्रमुख और शक्तिशाली गणराज्य था। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली लिच्छवी का भी मुख्य केंद्र था, मतलब लिच्छवियों की राजधानी भी वैशाली थी। तो ये जो वज्जी है, वज्जी में कई प्रकार के गण थे, गणराज्य थे, और यही सारे गणराज्यों को मिला के एक संघ बना था और उसी को वज्जी महाजनपद कहा जाता था। और वज्जी क्या था, वज्जी में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वज्जी और एक मल ऐसा था जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि वहां पे जनता अपने राजा को चुनती थी, ना कि राजा का ही पुत्र राजा बनेगा, ऐसा नहीं था उस समय। तो ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि 16 महाजनपदों में कौन से ऐसे 2 महाजन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वो है वज्जी और मल्ल। जिसमें से वज्जी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे आते हैं मल्ल देखते हैं। मल्ल यहाँ पे मल्ल महाजनपद, 16 महाजनपदों में केवल वज्जी और मल्ल ऐसे महाजनपद थे जो गणराज्य थे। यहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया, तो यहाँ पे गणराज्य के डिफिनेशन दी हुई है कि यहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक, यहाँ बहुमत के आधार पर फैसले किए जाते थे। मल्ल महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग और बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित था। वर्तमान उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला का क्षेत्र उसी के अंतर्गत था। मल्ल महाजनपद 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी मल्ल और पश्चिमी मल्ल। पूर्वी मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी और पश्चिमी मल्ल की राजधानी पावा यानी आधुनिक पडरौना उत्तर प्रदेश में थी। तो यहाँ पे मल्ल महाजनपद आप लोग देख सकते हैं, और इसकी राजधानी कुशीनगर यहाँ पे। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इसका देखेंगे आप लोग, तो ये उत्तर प्रदेश में ये कुशीनगर देवरिया आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये देवरिया कुशीनगर, ये इसका क्षेत्र ही मल्ल महाजनपद में आता था। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, तो ये मल्ल महाजनपद था, जिसमें ये एक गणराज्य था, जिसमें लोकतंत्र इसकी जो निर्णय प्रक्रिया होती थी लोकतंत्रात्मक होती थी, जहां बहुमत के आधार पर फैसले किए जाते थे। और इसकी राजधानी पूर्वी मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी और पश्चिमी मल्ल की राजधानी पावा। यही कुशीनगर में ही एक पावा नामक स्थान है, आधुनिक इस समय पडरौना नाम से जाना जाता है, तो वहीं पे इसका स्थान है। इसकी राजधानी थी पश्चिमी मल्ल की। नेक्स्ट है, देखते हैं काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वाराणसी थी। यहाँ पे काशी महाजनपद आप लोग देख सकते हैं। काशी महाजनपद की काशी है, इसकी राजधानी क्या है, वाराणसी है। और वाराणसी आप लोग यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं, ये प्रयागराज के बाद मिर्जापुर, जौनपुर के बाद ये वाराणसी है। तो ये काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोसल महाजनपद। कोसल महाजनपद के प्रमुख नगर श्रावस्ती
अयोध्या और साकेत थे। तो जो ये श्रावस्ती, अयोध्या और साकेत आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये अयोध्या, ये आप लोग देख रहे हैं अयोध्या है, ये कोसल, कोसल, ये श्रावस्ती आप लोग देख रहे हैं। और इसी के जो कोसल के हैं जो श्रावस्ती और साकेत, अयोध्या और साकेत, इसके दो प्रमुख क्या थे, प्रमुख नगर थे। तो इसमें ये अयोध्या हो गया, ये अयोध्या, और अयोध्या में ही साकेत अयोध्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसके जो प्रमुख दो नगर थे। और श्रावस्ती यहाँ पे कोसल, कोसल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती, श्रावस्ती यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यही है श्रावस्ती, श्रावस्ती में ही इसका राजधानी थी। तो वर्तमान आप लोग मैप की जनपदों की स्थिति आप लोग को समझ में आओ, स्थिति कहाँ पे है, इससे आप लोग को समझने में आसानी होगी। और आगे के जो हम लोग मगध का उत्कर्ष देखेंगे, इन सब चीजों को देखने समझने के लिए इन 16 महाजनपदों को पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। तभी जाके आगे क्षेत्रीय जो राजनीति होगी, राजाओं का उदय होगा, अपने अपने क्षेत्र के जो राजा होंगे, ये सब आगे की जो राजनीति होगी इसको समझने में 16 महाजनपद बहुत अच्छे से सहायक होता है। तो इसको 16 महाजनपद को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कोसल महाजनपद को देख लिया। कोसल महाजनपद के शासक प्रसेनजित थे। देखिए अब यहाँ से शासक बनने लगे। कोसल जो महाजनपद है इसके शासक प्रसेनजित गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ये इन्होंने कोसल का एक शक्तिशाली राज्य बनाया था। तो ये कोसल महाजनपद के बारे में सारी डिटेल्स थी। अब हम लोग चलते हैं वत्स। वत्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आधुनिक जो कौशाम्बी है यहीं पे। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में वत्स का शासक उदयन था। तो जो बुद्ध काल का हम लोग देखे थे 544 पूर्व में, उनके जो बुद्ध की जन्म होता है, तो वहीं से हम लोग देखते हैं कि बुद्ध काल में वत्स का शासक जो है शासक उदयन था, जो कि इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और कौशाम्बी की स्थिति आप लोग यहाँ मैप में, ये कौशाम्बी, ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्रयागराज के बगल में कौशाम्बी है। तो यहाँ पे इसकी राजधानी थी वत्स की, और ये वत्स देख सकते हैं, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इसकी राजधानी जान रखिए। और इसके शासक जो था कौशाम्बी, बुद्ध काल में वत्स का शासक उदयन थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब यहाँ पे पंचाल, पंचाल महाजनपद, इसका विस्तार वर्तमान उत्तर प्रदेश के पश्चिम और मध्य भाग में बदायूं और फर्रुखाबाद। तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद ये आप लोग देख रहे हैं, ये है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। इन्हीं तीनों डिस्ट्रिक्टों के बीच में यहाँ पे इसका क्या था, पंचाल एक महाजनपद था। और पंचाल महाजनपद दो भागों में विभाजित था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल उत्तर में हिमालय के तराई क्षेत्र से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक फैला हुआ था। और उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र। तो उत्तरी जो पंचाल की राजधानी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो पंचाल है, तो जो ये हिमालय के साइड से है, तो हिमालय उधर साइड में उत्तरी पंचाल की क्या राजधानी थी, अहिछत्र थी। और पश्चिमी जो वर्तमान समय में वर्तमान रामनगर उत्तर प्रदेश का स्थिति है। और दक्षिणी पंचाल गंगा नदी के दक्षिण में यानी यमुना नदी तक फैला हुआ था, इसकी राजधानी काम्पिल थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो पंचाल है, इन दोनों के, इस गंगा और यमुना के बीच के दोआब के बीच में जो था, इसकी जो पश्चिमी राजधानी थी इसकी काम्पिल्य थी। और उत्तरी जो राजधानी थी अहिछत्र थी, जो हिमालय के तरफ से, वर्तमान रामनगर उत्तर प्रदेश। तो ये रहा पांचाल महाजनपद के बारे में डिटेल्स, जो कि ये फर्रुखाबाद, बदायूं और ये बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में, तथा बरेली, यहाँ पे सारी चीजें आप लोग को दिखाएं, बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद, यहीं पे पंचाल है। तो इन सब सारे प्लेसेस को याद रखिएगा। कभी भी पूछा जाता है कि पांचाल कहाँ था, तो यूपी में, इसीलिए आप लोग को मैप दिखा रहे हैं कि यूपी में बरेली, बदायूं, पंचाल, फर्रुखाबाद, ये यहाँ का अवस्थिति थी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूर्व पंचाल।
और कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद हम लोग कुरु, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो वर्तमान दिल्ली और हरियाणा का इलाका, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आप लोग यहाँ पे मेरठ देख सकते हैं, मेरठ ये, और यहीं पे दिल्ली है, दिल्ली हरियाणा ये साइड का, मेरठ साइड का ये कुरु पांचाल में, कुरु महाजनपद में आता था। तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो महाभारत काल में इंद्र लेकर जो लड़ाई होती थी तो उसमें इंद्रप्रस्थ की इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वर्तमान दिल्ली के निकट, ये वर्तमान दिल्ली के निकट थी, दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो जो कुरु महाजनपद था आज वर्तमान में मेरठ, दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो ये मेरठ, दिल्ली के यहाँ पे और इसके आसपास के क्षेत्र देख सकते हैं। तो ये है यहाँ पे कुरु महाजनपद की अवस्थिति थी। यहाँ पे इस वाले मैप में आप लोग देख सकते हैं कुरु, और इसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली के नाम से अब जाना जाता है। तो ये कुरु महाजनपद की अवस्थिति है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुरसेन। सुरसेन ये मथुरा का क्षेत्र है, यहाँ पे देख सकते हैं सुरसेन। तो सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, इसकी राजधानी मथुरा थी। सुरसेन आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। तो सुरसेन के बारे में इतनी डिटेल्स है कि सुरसेन कहाँ पे है, मथुरा में है, और मथुरा के इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। तो इसी साइड इसके क्षेत्र सुरसेन में आते हैं, सुरसेन महाजनपद में। इसके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मथुरा सुरसेन है, सुरसेन के में इसके मथुरा राजधानी थी। नेक्स्ट है ये मथुरा की अवस्थिति आप लोग देख सकते हैं, ये है मथुरा, मथुरा। तो यहाँ पे जो मथुरा वाला क्षेत्र था उसको क्या कहते हैं, सुरसेन महाजनपद में आता था। तो ये हम लोगों ने सुरसेन भी देख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं चेदी। चेदी महाजनपद जो था, चेदी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। शक्तिमती, इसे सोतवती भी कह देते हैं। चेदी महाजनपद वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्वी के पास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो ये चेदी आप लोग देख सकते हैं, ये बुंदेलखंड साइड में है। यहाँ पे इस मैप में आप लोग को सही में समझ में आएगा। ये जो आप लोग बुंदेलखंड के झांसी मंडल के क्षेत्र जो देख रहे हैं, जालौन, झांसी और ललितपुर, ये इसी क्षेत्र में क्या था, चेदी महाजनपद था। और इन सारे क्षेत्रों को ये कवर करता था चेदी महाजनपद। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये चेदी महाजनपद है। और इसकी जो राजधानी थी शक्तिमती थी, और इसे सोतवती भी कह देते हैं। चेदी महाजनपद वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्वी भाग और उसके पास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो ये चेदी महाजनपद की डिटेल्स थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, बिहार के तीनों महाजनपद को देख लिया, उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद को देख लिया, जिसमें हम लोगों ने कुरु, पांचाल, कोसल, चेदी, मल्ल, वत्स, काशी, सुरसेन और यहाँ पे सारे को हम लोगों ने देख लिया। और उधर बिहार साइड में अंग, मगध और वज्जी को देखा। अब इन दोनों राज्यों को छोड़ के आगे यहाँ पे देख रहे हैं मत्स्य। मत्स्य जो ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो ये यहाँ पे अवंती हम लोग देख रहे हैं अभी। तो अवंती यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। तो अवंती महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में फैला हुआ था। अवंती 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, यानी यहाँ पे इस वाले मैप में आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पे अवंती है, ये अवंती की राजधानी क्या थे, उज्जैनी। और इसी में महिष्मती भी इसकी राजधानी थी, जो कि इसकी दक्षिणी अवंती की राजधानी थी यहाँ पे महिष्मती। ये उत्तरी उज्जैन हो गया, उत्तरी अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैन हो गया और दक्षिणी राजधानी महिष्मती। तो इस यहाँ पे इसकी 2 राजधानियां थी, उज्जैन और महिष्मती। गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा प्रोद्योत था और मगध का राजा बिंबिसार। मगध के साथ अवंती के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, क्योंकि अवंती का राजा प्रोद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित हो गया था, बिंबिसार ने अपना राजवय जीवक को प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था, जिसके बाद मगध
और अवंती के मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए थे। अवंती महाजनपद के शासक प्रद्योत ने अवंती को एक शक्तिशाली राज्य बनाया था। तो अवंती जो राज्य का शासक था प्रद्योत, उसको अवंती को ये एक शक्तिशाली राज्य बनाया था। और जब प्रद्योत ने पांडु रोग से यानी उसको ज्वाइंडिस बोलते हैं, तो ज्वाइंडिस रोग से जब ग्रसित हो गया था, तो बिंबिसार जो था मगध राज्य का जो शासक था, उसको एक राजवैद्य रहता था जिसका नाम जीवक। इसमें पूछता है प्रश्न पूछता है कि जीवक किस महाजनपद में वो वैद्य था, राजवैद्य था, तो वो है बिंबिसार के दरबार में रहता था जीवक। इसी को जीवक को ही बिंबिसार प्रद्योत के इलाज के लिए भेजते हैं, और जिससे इसकी क्या होती है, मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाते हैं। और अवंती महाजनपद के शासक प्रद्योत ने अवंती एक वो शक्तिशाली राज्य बनाया था। तो ये सारी चीज डिटेल्स थी अवंती के बारे में। अब हम लोग देखते हैं मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद ये है राजस्थान में। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। इसको वर्तमान में वैराट राजस्थान में है। विराटनगर की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। मत्स्य महाजनपद वर्तमान राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। तो ये महाजनपद यहाँ पे आप लोग इसकी मैप देख सकते हैं। और ये है इसमें, इस वाले में देखिए मत्स्य इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर। नेक्स्ट है अस्मक ये एकमात्र जो महाजनपद था, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अस्मक सभी महाजनपदों में सबसे दक्षिण में था। ये येलो हाइलाइटेड देख रहे हैं आप लोग, ये अस्मक महाजनपद है। अस्सक महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अस्मक गोदावरी नदी के किनारे वर्तमान के तेलंगाना और महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। इसकी राजधानी का प्राचीन नाम प्रतिष्ठान, पैठन, ये सब इसकी राजधानी को बोला जाता है। इसके कई नाम है, इसको पोतन या पोटली, पैठन, प्रतिष्ठानपुर, ऐसे इसके नाम है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसके कई नाम है, पोतन, पोटली, पैठन, प्रतिष्ठान। तो अस्मक की जो राजधानी थी क्या थी, पोतन और पोटली। ये राजस्थान में है। दक्षिण भारत की एक मात्र महाजनपद है, गोदावरी नदी के किनारे ये अवस्थित है। अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या देख लिया, सारे जो भारत के यहाँ पे अस्मक आप लोग देख रहे होंगे, ये अस्मक जिसके, तो ये यहाँ तक हम लोगों ने सारे भारत के देख लिए। अब एक महाजनपद ऐसे हैं जो कि भारत के बाहर के हैं। कौन कौन से, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गंधार, ये गंधार महाजनपद है। और गंधार की राजधानी तक्षशिला, ये आप लोग देख सकते हैं, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। गंधार वर्तमान पाकिस्तान के और रावलपिंडी जिले में स्थित था, जहां पे चाणक्य का नाम सभी ने सुना होगा। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वहीं अर्थशास्त्र, राजनीति, सैन्य विज्ञान और कूटनीति जैसे विषयों के शिक्षक बने। मगध साम्राज्य को पढ़ते हुए जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे तो इनके बारे में और थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि चाणक्य कौन थे, क्या है, क्योंकि इन्हीं का ही योगदान रहता है चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में। और यही चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाते हैं और जो सिकंदर का आक्रमण होता है उसको रोकने के लिए उसको खड़ा करते हैं और एक चंद्रगुप्त मौर्य एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं। तो इसको हम लोग आगे यहाँ पे अभी मौर्य साम्राज्य में इनको पूरी अच्छे से देखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए महाजनपद में केवल गांधार और इसकी राजधानी तक्षशिला है, ये येलो हाईलाइटेड, यहाँ पे इसका एरिया देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ अब कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर थी। कंबोज वर्तमान उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ था। कंबोज महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो जो कंबोज महाजनपद था, यहाँ पे अच्छी नस्ल के घोड़े पाए जाते थे। तो यहाँ पे ये इसके लिए बहुत प्रसिद्ध था घोड़ों के लिए। ये अस्मक, यहाँ पे कंबोज देख सकते हैं आप लोग, ये वर्तमान इस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। ये सब सारी चीजें महाजनपद के बारे में थी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं। सभी महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो मगध यहाँ पे इन सारे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध महाजनपद। इसी मगध जब सिकंदर का आक्रमण हो रहा था, जब धनानंद जो
मगध मगध पे जो उस समय का मगध का जो शासक था धनानंद, उसको वो उस समय बहुत शक्तिशाली मगध जो शक्तिशाली था और सिकंदर का आक्रमण हो रहा था। इसी सिकंदर को आक्रमण को रोकने के लिए चाणक्य जो यहाँ पे तक्षशिला में आचार्य थे, ये आते हैं मगध के दरबार में और यहाँ पे घनानंद के दरबार में आते हैं और उससे कहते हैं कि सिकंदर को रोकने के लिए कुछ रणनीति बनाई जाए। तो धनानंद इनको वहां से अपने दरबार से बेइज्जत करके निकाल देता है। तभी वहां पे ये प्रण लेते हैं चाणक्य कि इसने एक नए शासक को मगध के एक नए शासक जो उसका अच्छा उत्तराधिकारी होगा उसको बनाएंगे और एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे और सिकंदर के आक्रमण को रोक सके। तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल ये जान लीजिए कि मगध सबसे शक्तिशाली था। यही एक जो महाजनपद था जो कि सिकंदर के आक्रमण को रोक सकता था, लेकिन उस समय ये उस जो धनानंद था वो उस योग्य शासक के रूप में नहीं था। लेकिन खैर वो उस समय तो शक्तिशाली था, लेकिन वो उस समय बहुत विलासतापूर्ण जीवन में व्यतीत हो गया था। सबसे पूर्वी महाजनपद आप यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, सबसे पूर्वी महाजनपद है अंग। तो ये यहाँ पे सबसे जो महाजनपदों में सबसे पूर्व में जो अंग है तो ये है अंग महाजनपद है। 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो गंगा घाटी और यमुना घाटी के क्षेत्र जो है ये कितनी फर्टाइल थी। यहाँ पे 8 जो महाजनपद बने थे केवल उत्तर प्रदेश में ही है, जिसमें से काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, चेदी, पांचाल, सुरसेन और कुरु थे, जिसको हम लोगों ने आगे अभी पढ़ा भी है। तो सभी में सबसे दक्षिण में था अस्मक। और इन महाजनपदों में सबसे दक्षिण में कौन है? अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पे था। 16 महाजनपदों में केवल वज्जी और मल्ल ऐसे महाजनपद थे जो गणराज्य थे। तो इसमें वज्जी और मल्ल को याद रखिएगा, बार बार हम बता रहे ये गणराज्य थे। यहाँ पे जनता राजा को चुनती थी यहाँ पे, और बाकी राज्यों में क्या होता था, वंशानुगत राजा बनते थे, यानी राजा का पुत्र राजा बनता था। सभी में 2 महाजनपद ऐसे थे वर्तमान भारत की सीमा के बाहर। 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा के बाहर थे, जो कंबोज और गंधार। ये कंबोज और गंधार देख रहे हैं, कंबोज जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था और गंधार जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय यहीं पे था। तो जहाँ के आचार्य चाणक्य थे। तो ये रहा सारी महाजनपदों के बारे में हिस्ट्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मगध का उत्कर्ष, और मगध के उत्कर्ष में इन सारे राजवंशों को देखेंगे। मगध साम्राज्य जो कि 544 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक चला, जिसमें हर्यक वंश और हर्यक वंश के में बिंबसार, हर्यक वंश के जो शासक हुए बिंबसार, अजातशत्रु और उदयन के आगे एक नागदासक हो गया। नागदासक को ही मार के शिशुनाग क्या करते हैं, शिशुनाग वंश का स्थापना करते हैं। और उसके बाद शिशुनाग वंश चलता है। यहाँ पे शिशुनाग वंश का कालाशोक और कालाशोक के जो 10 पुत्र होते हैं उसके उत्तराधिकारी होते हैं। उसके बाद कालाशोक यहाँ पे नंद वंश की स्थापना होती है। इसके बाद नंद वंश में दो शासक होते हैं, महापद्मानंद और घनानंद। महापद्मानंद ने ही नंद वंश का स्थापना की और घनानंद को ही मार के अब यहाँ पे क्या करेगा, चंद्रगुप्त अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। आगे इसमें चंद्रगुप्त यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में हम लोग बिंदुसार, अशोक और अशोक के उत्तराधिकारियों को देखेंगे। और इसी के साथ साथ जो 2 विदेशी आक्रमण हुए थे, एक तो मगध के उत्कर्ष के समय यानी भारत, ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण और सिकंदर का आक्रमण, जिसको रोकने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य तैयार करते हैं। और वहां पे लास्ट में यहाँ पे इसके मौर्योत्तर काल में आते आते देखेंगे कि जब ये अशोक के बाद जो अशोक के उत्तराधिकारी हैं, इनकी जो केंद्रीय राजनीति है थोड़ा सा विफल होने लगती है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे राज्य हैं उसमें उत्पन्न होते हैं, और कहीं शुंग वंश स्थापित होता है, कर्ण वंश स्थापित होता है, सातवाहन वंश, चेदी वंश, ये सब छोटे छोटे वंश स्थापित होते हैं भारत में। और उसमें उसी के समय इन जो जब केंद्रीय सत्ता विफल हो जाती है, तो उसी समय जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है राज्य, उसी समय विदेशी शासकों को आक्रमण करने में आसानी हो जाती है। तो उसी में हम लोग देखेंगे इंडो ग्रीक, शक, पहल्लव और कुषाण के जो आक्रमण होते हैं, और यहीं से आके ये लोग बस जाते हैं। इंडो ग्रीक जो शक, पहल्लव और कुषाण
तो और इसके आगे हम लोग गुप्त काल देखेंगे, गुप्तोत्तर काल देखेंगे, संगम काल देखेंगे। इसी के साथ हम लोग मध्यकालीन भारत में एंटर कर जाएँगे। तो लगभग ये 7 से 8 क्लासेस इसमें इस प्राचीन भारत के इतिहास के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।